ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स यानी कितनी भी बड़ी सल्तनत हो, जब उसकी मौत आती है तो अफगानिस्तान में जाती है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि फरिश्ते भी गुजरने से डरते हैं, जिसके रिवेंज को कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। आखिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर कहा जाता है? एक ऐसा देश जहां पे मंगोल, ब्रिटिशर्स, रशियन, यहां तक कि बड़ी बड़ी अंपायर्स अपना हथियार, अपनी दुनिया हार बैठे। क्या है ये पॉलिटिक्स? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर मंगोल ने भी हमला करना चाहा तो वो भी कंप्लीट कंट्रोल काफी समय तक कर नहीं पाए। इसके बाद यहां पर ब्रिटिश अंपायर का भी कब्जा नहीं का नहीं रह पाया। सोवियत अंपायर यहां पर आकर हमला करके जीतने की कोशिश करती है मगर हार जाती है। नेपोलियन का सपना भी यहां पर पूरा नहीं हो पाता और हाल के समय में सोवियत्स और अब अमेरिका भी यहां से खाली हाथ लौटी थी। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी अंपायर्स अफगानिस्तान में आगे हारती हैं, जबकि खुद अफगानिस्तान की स्थिति बहुत बुरी रही? आइए जानते हैं इस कहानी को। सबसे पहले अगर आप मंगोल्स की भी बात करें तो वो तो जब अफगानिस्तान आए तो यहाँ के क्लाइमेट से ही तबाह हो गए। बाकी जितनी अंपायर्स यहाँ पर आती हैं वो यहाँ हारती क्यों है? इसकी पहली वजह होती है यहाँ की टोपोग्राफी। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ का टेरेन बहुत कठिन है किसी भी बाहर की कंट्री के लिए आके अटैक करने में। पूरा अफगानिस्तान ऐसे कई हिस्सों में बटा हुआ है जहां पर घुसकर उसे तबाह करना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी बड़ी फोर्सेस जब अफगानिस्तान में एंटर करती हैं, अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें, जब लोग घुड़सवारों के सहारे अटैक किया करते थे, तब क्षमता नहीं थी इनकी कि वो अफगानिस्तान में एंटर करें और इजीली पूरे अफगानिस्तान को जीत सके। बाबर जी के लड़ाके भी यहां पर लगभग हार से गए थे। बाबर ने कहा था कि मुझे ऐसी ठंड कहीं नहीं लगी जैसी अफगानिस्तान में लगी। उसके बाद के पीरियड में जब ये इलाका थोड़ा और प्रॉस्परस हुआ तो पहली बड़ी अंपायर जिसने यहां पर अटैक करके इसे जीतने की कोशिश की वो थे ब्रिटिशर्स। हालांकि ब्रिटिश अफगान वॉर में भी ब्रिटिशर्स को हार का सामना ही करना पड़ा। हाल यहां तक आ गया था कि ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को अपना बफर जोन बना लिया था। यानी वो कहते थे कि अफगानिस्तान एक बाउंड्री की तरह काम करेगा ताकि बाहर से जब रशियन अंपायर यहां पर हमला करे तो कम से कम वो अंदर ना आ पाए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस हिस्से के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि भाई हम इसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह थी कि जब भी वो लड़ने जाते थे तो यहाँ की ट्राइब से वो लड़ नहीं पाते थे। असल में जो यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इतने ज्यादा बैटल हार्डन्ड है, यानी युद्ध लड़ लड़ के इस लेवल तक प्रिपेयर्ड है कि उनसे जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। इस टेरेन के अंदर वो गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में उनसे जीतना बहुत मुश्किल माना जाता था उस दौर में भी। कई सारी अलग अलग ट्राइब्स यहाँ रहती हैं और हर ट्राइब का खुद का अपना एक स्ट्रक्चर रहा करता था। उनकी खुद की अपनी छोटी मोटी फौज हुआ करती थी जो लड़ने में माहिर थी। इसी की वजह से चाहे पानीपत की जंग हो या फिर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हो या मंगोल से लड़ना हो, उन सभी पीरियड में अफगानिस्तान की ट्राइब्स ने एक बड़ा रोल निभाया। एक पीरियड में इंडिया के एक बड़े हिस्से पर भी उनका कब्जा था, लेकिन उनके देश पे जैसे ही कोई अटैक करता था, इतने सारे ट्राइबल ग्रुप से लड़ने की क्षमता बहुत कम देशों में हुआ करती थी। और आउटसाइड पावर्स को यहाँ पर लॉजिस्टिक सप्लाई का भी इशू होता था कि उनके जो सामान होते थे कभी समय पर पहुंच ही नहीं पाते थे। इसी की वजह से मेडिवल पीरियड में जो देश यहाँ पर आए वो कभी इसे जीत नहीं पाए। सालों की लड़ाइयों के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। यहाँ का टेरेन बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ की ट्राइब, खासतौर पर जो पश्तून ट्राइब के लोग हैं, वो काफी बहादुर माने जाते हैं और इस एरिया में सैकड़ों सालों से रहने की वजह से वो एक्लेमेटाइज्ड है। उन्हें पता है कि यहाँ कैसे जीना है, कैसे चीजों से और स्थिति से लड़ना है। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर सोवियत्स ने भी हमला किया। एक समय में सोवियत अंपायर का कब्जा था अफगानिस्तान के ऊपर, जिनसे लड़ने के लिए यूएस ने और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था मुजाहिदीन्स को, जिन मुजाहिदीन की मदद से अमेरिका ने हराने में कामयाबी हासिल की थी यूएसएसआर को। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाए बैठा था तब मुजाहिदीन की एक पूरी फौज खड़ी की गई जिसने इतनी बड़ी सुपर पावर को वहां हराया और उसके बाद यूएसएसआर को वहां से खाली हाथ रोकना पड़ा। उसके बाद यूएसएसआर को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। यूएसएसआर की हार की वजह थी यूएसएसआर का ओवर स्ट्रेच हो जाना। असल में अफगानिस्तान एक ऐसी जगह लोकेटेड है जो इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पर्शियन कंट्री ईरान और सेंट्रल एशियन यानी 3 अलग अलग कल्चर्स के बीच में स्थित करता है। एक ऐसा देश जहां इन तीनों कल्चर्स का मिलन होता है। इसी की वजह से यहाँ का टेरेन भी इन तीनों के मिलन की तरह ही दिखता है, जो इसे एक ऐसी यूनिक ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत से संसाधन है। हालांकि अफगानिस्तान उन संसाधनों का फायदा नहीं उठा पाता, लेकिन उसकी ज्योग्राफी की वजह से वो एक ऐसी लोकेशन पर है जिस पर सब कब्जा करना चाहते हैं। जैसे ये वखान कॉरिडोर,
यहाँ के थ्रू आप इंडिया में एंटर कर सकते हैं, आप सेंट्रल एशिया में एंटर कर सकते हैं, आप चाइना में एंटर कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन है। इस पर कब्जा जमाने की कोशिश कई राजाओं ने की है कई समय से, लेकिन जो टेरेन इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है वही टेरेन इसको सबसे मुश्किल भी बनाता है। जहां पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कहीं पर तजीक है, कहीं पर तुर्किश है, कहीं पर पश्तून है, और वो सब अपने अपने बेड़ों के साथ, अपने अपने ट्राइब्स के साथ लड़ने में काफी एक्सपर्ट थे। यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि खुद की लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, और पुराना जो इनकी गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स है, उनका जो इलाका है वो कुछ ऐसा है जिन पर मॉडर्न वॉरफेयर में भी जीतना मुश्किल है। जब सोवियत ने लड़ाई शुरू की तो यूएसएसआर पूरे अफगानिस्तान तक आ चुका था, लेकिन इतना स्ट्रेच होने के कारण, इतनी दूर तक आने के कारण उनके फौजी भी इक्विप्ड नहीं थे अफगानिस्तान में सस्टेन करने में। जबकि मुजाहिदीन जो यहाँ खड़े हुए वो गुफाओं में अलग अलग जगहों पर छुपकर अटैक करने में माहिर थे, और अमेरिका की मदद से इन्होंने मुजाहिदीन से हराने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके बाद मुजाहिद से लड़ने तालिबान खड़ा हुआ, तालिबान ने मुजाहिद को हराया, और तालिबान ने फिर अमेरिका से जंग की, और अमेरिका फिर अफगानिस्तान में एंटर करता है। और आखिरकार हम सबको पता है कि वहां क्या हुआ। अमेरिका को भी खाली हाथ लौटना पड़ा अफगानिस्तान से। उन्होंने भी कहा कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया है, जैसा सोवियट्स ने कहा था, लेकिन ये भी खाली हाथ लौटे तालिबानियों से हार कर। और आखिरकार जिस तालिबान के खिलाफ, जिस ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, आखिरकार उसी तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया। इसकी वजह यह थी कि सालों तक यहां पर पैसा लगाने के बावजूद, सालों तक अपने फौजियों की जान गंवाने के बावजूद, अमेरिका एक बेसिक चीज को समझ नहीं पाया था कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में यहां पर नहीं लड़ पाएगा। यहाँ के जो फाइटर्स थे, तालिबान के फाइटर, उससे पहले मुजाहिदीन के फाइटर, उससे पहले जो उनके ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, जिनसे मंगोल के लीडर्स भी हार गए, वो इसी वजह से हारे क्योंकि यहाँ के लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये मुश्किल टेरेन में जीने के लिए आपको यहाँ के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। यहाँ की जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से आपको जीना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो सीधा जैसे आप यूरोप में लड़ते हैं या जैसे आप चाइना में लड़ते हैं, उस तरह आप अफगानिस्तान में लड़ नहीं सकते। पूरे अफगानिस्तान की ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है, जहां इनके किले भी और जहां इनके इलाके भी कुछ इस तरह फोर्टिफाइड रहते हैं कि दूर से आते कोई दिख जाएगा तो आप सर्विलेंस पे रखकर भी इन्हें हरा आसानी के साथ नहीं सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में भी अगर ऐसा इलाका हो तो कोई कैसे लड़े, और वो भी इतना हार्श क्लाइमेट जिसमें एक नॉर्मल यूरोपियन या नॉर्मल कोई भी आउटसाइडर अपने घुटने टेक दे, जहां गर्मी भी होती है, ठंड भी होती है, और लड़ने के लिए जो आपको जगह चाहिए प्लेन, वैसा कुछ नहीं मिलता है। और इसी कारणवश अपने बड़े बड़े माउंटेन्स, चाहे हिंदू कुश की बात करें जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक और मैप में देखते हैं, चाहे आप हिंदू कुश की बात करें, चाहे पामीर की बात करें, ये जो माउंटेन्स हैं, या फरगना वैली की बात करें जो इसके आसपास के इलाके में, इन इलाकों पर कभी भी कंट्रोल करना आसान नहीं रहा। हिंदू कुश का ये पूरा इलाका खासतौर पे अपने माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। इन इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए आपकी फोर्सेस को वहां पर लोकल सपोर्ट चाहिए ताकि अपना सामान भी आप लेके आ सके, आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल सके, जो अभी अफगानिस्तान में मिलना किसी भी देश को मुश्किल है। अपनी इस लैंड लॉक टेरिटरी की वजह से किसी को भी यहाँ आने के लिए जमीन का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ता, और जमीन से आने के लिए आपको बड़े बड़े रेगिस्तान, पहाड़ों को पार करके अफगानिस्तान में एंटर करना है। यानी अगर आप एंटर कर भी गए तो आपको जो साजो सामान चाहिए उसके लिए फिर आपको उतनी ही लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। आज के टाइम में भी अगर अमेरिका ने कोशिश की कि वो वॉर्स एयरफोर्स के थ्रू करे तो उसे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान ऐसे एरियाज को क्रॉस करके आना पड़ता, जो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सप्लाईज को समय पर ना पहुंचाना, और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो यहाँ पर एग्जिस्ट करना जानती है, उनसे अगर आप लड़ रहे हैं, उनका विश्वास अगर आप पे नहीं है, तो अफगानियों से जितना लगभग नामुमकिन माना जाता है। चाहे सिकंदर की बात करें, चाहे चंगेज खान की बात करें, चाहे नेपोलियन की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, यूएसएसआर की बात करें, ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें, सारे यहाँ हारे हैं। रिसेंट एग्जाम्पल अगर आप देखें अफगानिस्तान को, जहां पर मौतों की संख्या आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स के 2000, सोवियत यूनियन के 15,000 के आसपास, ब्रिटिश अंपायर के 10,000 के आसपास, फिर ब्रिटिश अंपायर के 5,000 के आसपास इतने सैनिक मारे गए। ये तीनों सुपर पावर हुआ करती थी एक समय में, अमेरिका तो अभी भी है। तो यानी जो सुपर पावर आती है अफगानिस्तान पे हमला करती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं टीथ ऑफ टाइगर, ब्लड ऑफ कोबरा एंड रिवेंज ऑफ अफगान सबसे खतरनाक चीज है दुनिया में, और इसे कहते हैं इसलिए द ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर्स। इसकी टेरिटरी, इनके अपने ट्राइबल काउंसिल, इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर, इनका टेरेन और इनकी ये यूनिक ज्योग्राफी जिसमें कई टनों रिसोर्सेस हैं जिनको अभी निकाला नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। जिस दिन अफगान लोग और अफगानिस्तान स्टेबल होगा उस दिन यहाँ इतना संसाधन मिलेगा कि ये देश दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट और सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक बन सकता है। और उम्मीद है कि जल्द ही भविष्य में यहाँ पर फिर स्टेबिलिटी आएगी और फिर शांति स्थापित होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी अगर आप यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे कोर्सेज संकल्प, टाइटन और प्रहार ओपन अप है। अगर 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप टाइटन को ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, प्रहार इंग्लिश के लिए।
2026 में अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो इंग्लिश के लिए संकल्प और इंग्लिश के लिए टाइटन, और इन कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव जीएस की क्लासेस जिनमें आप टीचर्स के साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उनके बाद उसी सेशन का आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा। डेली एमसीक्यू टेस्ट और मेंस के क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के आप कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको मिलेंगी सीसेट की क्लासेस और जीएस की ई बुक्स जो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपको बार बार जगह जगह अलग अलग नोट्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही साथ सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ये सारा यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है हमारी वेबसाइट्स पर, और ये कोर्सेज कोई लाखों के नहीं है, ये मिल रहे हैं केवल 7,999 रुपए से ही। आप इनके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एक लिंक से जो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट बॉक्स में है। यहाँ जाइए और इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा इन कोर्सेज में, जो काफी किफायती, अफोर्डेबल है। तो गो अहेड एंड ज्वाइन द कोर्सेज और बताइए आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान सही में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है? और अब कहा तो जा रहा है चाइना भी यहाँ आएगी तो वो भी मारी जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।